हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 171, तुम्हें अपना बनने का जुनून सर पर है। कब से है? अब आगे। इतना कहकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने सिया का चेहरा छा गया। धीरे धीरे और राघव की आंखें दर्द हो गई। राघव ने झटके से अपनी आंखें खोली और एकदम जुनून से बोला, स्वीट हार्ट, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की गलती की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा। इतना क्या कर राघव देवल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर राघव देवल आवाज में गुनगुनाते हुए बोला, तुम्हें अपना बनने का जुनून सर पर है। कब से है? वही सिया के रूम में। सिया ने इस वक्त एक ढीला सा नाइट सूट पहना हुआ था। सिया अपने हाथों को फोल्ड करके बालकनी में खड़ी हुई थी और एकटक चांद को देख रही थी। सिया खुद से ही बोली, राघव, मुझे पता है आप कुछ करने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ा। पर अगर राघव इन सब से मैं टूटी ना तो आपको माफ नहीं करूंगी। आपसे बेइंतहा दूर चले जाऊंगी। दिल में नफरत इस तरह लाऊंगी ना कि उसे नफरत में खुद भी जल जाऊंगी और आपको भी जला दूंगी। इतना कहकर सिया कमरे में आ गई। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में तीन शख्स सामने सामने बैठे हुए थे। तभी एक शख्स मुस्कुराते हुए बोला, वह चला गया है, अब हम उसे तक पहुंच सकते हैं, वह भी बिना किसी रुकावट के। इतना सुनकर वह दोनों शख्स मुस्कुराने लगे। तभी दूसरा शख्स बोला, इतना भी आसान नहीं होगा। वो राघव है। वह कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर रखता है। दुश्मन से 10 कदम आगे की सोच रखता है वो। ये सुनकर तीसरा शख्स शैतानी मुस्कुराहट लेकर बोला, तो हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खोली है। जो सालों पहले हुआ था वही अब होगा। बस फर्क इतना होगा कि पहले वह बच्ची थी और अब वह बड़ी हो गई है। ये सुनकर पहले वाला शख्स शैतानी मुस्कुराहट लेकर बोला, और बेहद खूबसूरत भी। माँ बेटी दोनों ही बेहद खूबसूरत है। इतना कहकर वह तीनों ही मुस्कुराने लगे। तभी तीसरा शख्स गुस्से से बोला, अब देखता हूँ सिया चौहान कैसे बच पाती हो तुम हमसे। राघव से तो तुम बच गई, पर हमसे नहीं बच पाओगी। ऐसा हाल करेंगे ना कि खुद से ही नफरत करोगी। इतना कहकर तीनों ही मुस्कुराने लगे। इसी तरह रात बीत गई। अगली सुबह सिया तैयार होकर सीधा राठौर मेंशन के लिए निकल गई थी, क्योंकि इस मेंशन में वह अकेले नहीं रह सकती थी। सिया ने सबको बता दिया था कि राघव काम से बाहर गया हुआ है। सिया हाल में बैठी हुई थी। तभी ईशान और ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सिया मुस्कुरा बोली, अरे आप दोनों, वह भी इतनी सुबह। ईशान मुस्कुरा कर बोला, वह क्या है ना, हमें तुम्हारे हाथों की कॉफी पीनी थी तो इसलिए आ गए। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी ऋषि सीरियस होकर बोला, सिया हमें तुमसे बात करनी है, पर स्टडी रूम में। ये सुनकर सिया ने ऋषि को देखा और फिर ऋषि के बातों की सीरियसनेस को समझकर वह तीनों स्टडी रूम की तरफ चले गए। स्टडी रूम में तीनों अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। सिया ने ऋषि को देखा और बोले ऋषि, आपको क्या बात करनी है? ऋषि ने एक नजर ईशान को देखा, फिर सिया को देखते हुए बोला, सिया, अब से तुम अपना ख्याल खुद अच्छे से रखोगी। वैसे तुम्हारे आसपास बॉडीगार्ड रहेंगे, पर तुम्हें खुद की सेफ्टी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह बात हमारे दुश्मनों को भी पता चल गई होगी कि राघव यहाँ नहीं है। ये सुनकर सिया ने ऋषि को देखा और बोली, पर सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। ये सुनकर ऋषि तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत बड़ी हस्ती हो सिया, ये तुम अभी नहीं जानती हो। तुम उस देवराज चौहान के बेटी हो जिसे माफिया वर्ल्ड में हड़कंप पहुंचा दिया था, और अब राघव सिंह राठौर की वाइफ हो जिसके नाम से ही लोग कांपने लग जाते हैं। ये तो आम बात हुई कि दोनों को ही हराने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी ना। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, वैसे तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, पर नॉर्मली तो बाहर जा सकते हैं ना। ये सुनकर ऋषि बोला, हाँ तुम बाहर जा सकती हो। बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ हर वक्त रहेंगे। वैसे तो 2 साल में तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता वैसे तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, पर फिर भी होशियार रहना होगा।
ये सुनकर सिया ने हैरानी से ऋषि को देखा तो ऋषि तिरछा मुस्कुरा कर बोला, सिया तुम्हारा वहां से गिरना राघव का प्लान था। तुम्हारा वहां 2 साल तक रहना भी राघव का ही प्लान था और वह राघव ने इसलिए किया था ताकि तुम एक स्ट्रांग लड़की बनकर सामने आओ, ना कि कोई छुई मुई। क्योंकि राघव तुम्हें अपने कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहता था। ये सुनकर सिया ऋषि को घूर कर देखने लगी और बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप तीनों दोस्तों के दिमाग सटके हुए हैं। कोई बात सीधे तरीके से नहीं कर सकते आप। ये सुनकर ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अरे सिया अभी तुम हम तीनों को जानती कहाँ हो। वैसे अभी हमारे 2 और साथी हैं, हम लोगों का 5 लोगों का ग्रुप है। जब तुम उनसे मिलोगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये सुनकर सिया का मुंह बन गया और सिया मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे और किसी के बारे में नहीं जानना है। पर आप दोनों सीधी तरीके से भी तो मुझे ट्रेंगी दिलवा सकते थे ना, इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर ऋषि अपनी जगह से खड़ा हुआ और हल्का सा तिरछा मुस्कुरा कर बोला, सिया कोई भी चीज करने के लिए हमारे पास वह जुनून होना चाहिए और तुम में राघव को खत्म करने का जुनून था, इसलिए तुम वह सब सीख पाए। वरना 6 महीने तक तुम चल तक नहीं पा रही थी। किसी ने सोचा था कि तुम इस तरह राघव के सामने आओगी और उसके नायक में दम करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, समझ गई समझ गई। फिर इसी तरह ही ईशान, ऋषि और सिया ने आपस में बातें की। इसी तरह 6 महीने बीत गए। इस वक्त में राघव वापस नहीं आया था, ना ही उसकी कोई खबर थी। हाँ, बहुत कुछ बदला जरूर चुका था। सिया अब वृंदावन जा चुकी थी। वहां जाकर सिया पहले वाली जिंदगी जीने लग चुकी थी। एक घर में सिया हाल में बैठी हुई थी, तभी कशिश सीढ़ियों से उतरती हुई बोली, यार सिया देखना, इस वंशिका ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वही सिया हाल में एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसने एकदम सिंपल सी कुर्ती डाली हुई थी। सिया एकदम नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल भी सुहागन की तरह नहीं लग रही थी। हाँ, मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र जिसे उसने नहीं उतारा था। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, अब तुम दोनों को क्या हुआ। तभी एक लड़की सीढ़ियों से मुस्कुराती हुई उतरती हुई बोली, अरे सिया कुछ भी नहीं। इन दोनों की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वंशिका ने कशिश की एक सुंदर से साड़ी को एक ड्रेस में बदल दिया है। ये सुनकर सिया ने अपने सर पर मार लिया। सिया वंशिका को देखकर बोली, वंशिका तुम अपने ये ट्रायल अपनी कंपनी में जाकर किया करो, यहाँ पर नहीं, समझी। ये सुनकर वंशिका बोली, अरे यार सिया, मैं इस कशिश को सिर्फ बोरिंग से अट्रैक्टिव बनाना चाहती हूँ, ताकि थोड़े लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बोरिंग सी डॉक्टर बनकर जाती रहती है, कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये सुनकर कशिश की आंखें नम हो गई। सिया ने भी है देख लिया था। फिर सिया ने उस लड़की को इशारा किया तो वह लड़की मुस्कुराते हुए आगे आई और कशिश को साइड गले से लगाकर बोली, अरे कशिश तुम मुझे देखो, मैं तो उसे नकचड़े के साथ रहती थी देखो, और मैं उसे भूल भी गई। तुम्हें पता भी है वह अयान कितना खराब था, ऐसी हरकतें करता था कि बस दिल बाहर आने को हो जाए। ये चौथी लड़की कोई और नहीं, शिवानी थी। शिवानी की बातें अक्सर तीनों को हंसा दिया करती थी। चारों आपस में मुस्कुरा कर बातें कर ही रही थी। तभी शिवम घर में दाखिल होते हुए बोला, अरे वाह, तुम चारों का जमावड़ा इकट्ठा, तो पक्का वंशिका ने कुछ किया होगा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने, वंशिका ने फिर से कशिश की साड़ी को खराब कर दिया है। ये सुनकर शिवम ने वंशिका को देखा जो दांत दिखाते हुए बोली, अरे शिवम, तुम तो जानते हो ना मेरे हाथ टिकते नहीं है, और वैसे भी कशिश को मॉडर्न बनाना चाहती थी। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि यह वंशिका द फेमस डिजाइनर की सहेली है। ये सुनकर शिवम कशिश के पास बैठकर बोला, मिस वंशिका आप इसे छोड़ दीजिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, समझी। ये सुनकर वंशिका मुंह बनाकर बोली, मेरे हुनर की तो कोई कदर ही नहीं है। वंशिका को मुंह फुलाता हुआ देखकर सिया बोली, तुम्हारे हुनर की कदर तुम्हारी कंपनी में होगी, उसे चलाओ जाकर, पता लगा रोड पर आ गई है। फिर सिया ने शिवम को देखा और बोली, शिवम स्टडी रूम में चले।
शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो दोनों स्टडी रूम में चले गए। स्टडी रूम में सिया और शिवम आमने सामने बैठ गए। सिया ने शिवम को देखा और सर्द आवाज में बोली, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वह हुआ। सिया की बात सुनकर शिवम ने सिया को देखा और बोला, सिया तुम सच में ये चाहती हो? शिवम की बात सुनकर सिया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ। इतना कहकर शिवम ने सिया की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा दिए। सिया ने उन पेपर्स को लिया। उन पेपर्स पर लिखा हुआ था डाइवोर्स। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोली, धोखा उन्होंने हमें दिया है, हमने नहीं। तो हम क्यों रोए, और वैसे भी आने वाले भविष्य को तो कि खराब नहीं किया जा सकता ना। ये सुनकर शिवम मुस्कुरा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। ये सुनकर सिया ने शिवम को घूरा तो शिवम चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद शिवम वहां से बाहर चला गया। सिया ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोली, क्यों राघव, क्यों किया आपने ऐसा, इतना जुनून किस बात का। तभी अचानक हाल से शोर आने लगा है। ये देखकर सिया की आंखें सर्द गई। सिया ने ड्रॉर खोला और उसमें से गन निकाली और उसे अपने कमर में छुपा कर नीचे आई। सिया ने देखा कि सामने बॉडीगार्ड खड़े थे, उनके साथ ही ऋषि और ईशान। ये देखकर सिया की आंखें सर्द हो गई। सिया ने शिवानी, वंशिका और कशिश को देखा जो तीनों साइड होकर खड़ी हुई थी। ये देखकर सिया आराम से चलते हुए नीचे आई और रोब से सोफे पर बैठकर बोली, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? तभी पीछे से एक शख्स अंदर आते हुए बोला, मैं भी आया हूँ सिया। उसे शख्स को देखकर सिया की आंखें और भी सर्द हो गई। सिया ने उन तीनों को देखा, फिर बोली, आप तीनों को यहाँ आकर बेइज्जत होने का शौक है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आप तीनों में से किसी एक को उड़ा दूं? और आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ क्योंकि मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं है। एपिसोड 172 जुनून में फना। अब आगे। सिया की बात सुनकर उस तीसरे शख्स ने गहरी सांस ली और ईशान और ऋषि के पास खड़ा होकर बोला, सिया हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं है और ना ही बेइज्जत होने का, पर तुमने ही इन तीनों को यहाँ पर रखा हुआ है। इतना कहकर अयान आगे बढ़ने को हुआ। सिया ने जैसे ही तीसरे शख्स के बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। सिया ने गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को देखा और चिल्लाती हुई बोली, मिस्टर अयान कश्यप, अपने कदमों को वहीं रोक लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक कदम अंदर बढ़ाया तो वादा करते हम दोस्ती गई भाड़ में, दो टांगों पर नहीं चार कंधों पर वापस जाएंगे। सिया की ऐसी धमकी सुनकर तीनों लड़कियां और लड़के हैरान होकर सिया को देखने लगे। फिर सिया ने अपने कमर में से गन निकाली और उसे अपनी उंगली पर गोल गोल घुमाते हुए सर्द आवाज में बोली, जिस शख्स को दोस्ती का मतलब ना पता हो वह शख्स मोहब्बत निभा पाएगा क्यों शिवानी, तुम्हें लगता है? इतना कहकर सिया ने शिवानी को देखा तो शिवानी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सिया की बात सुनकर अयान शांत भाव से बोला, सिया वह सब एक प्लान था। अयान की बात सुनकर सिया दहाड़ती हुई बोली, प्लान था सिया चौहान को बेवकूफ बनाने का, उसे हर वक्त एहसास दिलाने का कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ है। क्यों है ना? पर वह क्या है ना मिस्टर अयान कश्यप, आपके इन प्लान्स के चक्कर में मेरा दिल बार बार टूटता। तो मैंने अब एक काम किया है, मैंने इस दिल को ही बाहर भगा दिया है। अब यहाँ पर दिल तो है नहीं। दिल नहीं है तो कोई माफी नहीं, तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं, यहाँ से दफा हो जाए। तभी चौथ शख्स अंदर आता हुआ बोला, सिया हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सुनकर सिया ने तिरछा मुस्कुराकर उस शख्स को देखा और फिर शांत भाव से बोली, बिल्कुल गलत नहीं किया था। मेरी एक एक खबर उस इंसान को देते रहे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, वह कोई और नहीं वैभव था। ये सुनकर वैभव शांत भाव से बोला, सिया तुम्हारी रक्षा करना हम सब का फर्ज था, और वह सब हमारे तुम्हारे करीब रहकर ही कर सकते थे। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, तो अब आप दूर रहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मौत भी आए ना तो अब मुझे मौत भी नसीब होगी। ये वादा है मेरा, खुद से दुश्मन सामने से गोलियां चलाते हुए आया न तो एक इंच भी हटूंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों के धोखे से तो बहुत अच्छे हैं। तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए।
चारों ने जैसे ही सिया के बात सुनी तो सब उसे देखने लगे, पर सिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सिया जोर से दहाड़ती हुई बोली, शिवम। सिया की आवाज सुनकर शिवम आगे आया। तो सिया दहाड़ते हुए बोली, मैंने क्या कहा था कि मेरे घर में कोई भी एसगेरा नहीं आना चाहिए, तो ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शिवम सिया को देखने लगा। आजकल सिया आपसे बाहर हो जाती थी। सिया की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। तभी अयान आगे आकर बोला, सिया, राघव जब वापस आएगा तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक तो तुम राठौर मेंशन से यहाँ आ गई, वह भी किसी को बिना बताए, ऊपर से अब हमें भी अपने वाली से मिलने से रोक रही हो। सिया ने जैसे ही राघव का नाम सुना तो उसका गुस्सा उसके आप से बाहर हो गया। सिया सोफे से उठी और अपना हाथ जोरदार कांच के टेबल पर मारा, जिससे वह टेबल चकनाचूर हो गया। तीनों लड़कियों ने अपने कान पर हाथ रख लिए। सिया के हाथों से खून निकलने लगा। ये देखकर सभी हैरान रह गए। सबने सिया को देखा, जो अभी भी गुस्से से गहरी सांस से ले रही थी। फिर सिया ने अपनी गन को लिया और आसपास चलाने लगी, पर किसी को गोली लगी नहीं थी। फिर सिया ने अयान को गुस्से से देखा और गुस्से से बोली, अयान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उसे इंसान का नाम भी मेरे सामने लेने से पहले 100 बार सोचा करो। तभी ऋषि आगे आया और सिया को देखकर शांत भाव से बोला, सिया, कई बार जो हम देखते हैं वह सच नहीं होता है। ये सुनकर सिया गुस्से से बोली, मेरे सामने कभी सच था ही नहीं ऋषि। पहले राघव ने वह गेम खेला और सारे गेम के बाद अगर थोड़ी सी मेरी लाइफ सही हुई तो राघव का एक घिनौना रूप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मुझे सब कुछ सकते थे, मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया था। ना जी रही थी ना मैं उसके मुताबिक, पर उसने क्या किया? उसने मेरे ही पीठ में ऐसा छुरा मारा जो मैं आज तक भूल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जाओ। उनके चारों लड़कों ने गहरी सांस ली। फिर ऋषि ने गुस्से से कशिश को देखा तो कशिश भी गुस्से से ऋषि को देखने लगी। ऋषि कशिश की आंखों में देखते हुए गुस्से से ही अपने मन में बोला, कशिश, वादा करता हूँ जो तुम चारों ने मिलकर खेल खेला है ना, उसकी सजा तुम चारों को मिलेगी, और तुम्हें तो मैं अपने तरीके से सजा दूंगा। इतना कहकर ऋषि कशिश को डेविल स्माइल लेकर देखने लगा। ईशान भी वंशिका को गुस्से देख रहा था, तो वंशिका भी गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी ईशान अपने मन में बोला, बेबी, बहुत गलत किया तुमने इस तरह मुझसे जो दूर जाकर। एक बार हाथ तो आओ, फिर तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर ईशान कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। अयान भी शिवानी को देखते हुए गुस्से से अपने मन में बोला, रानी बनना चाहता था, पर तुमने तो एक गलतफहमी के चलते सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक बार हाथ चढ़ना, फिर तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर अयान स्मर्क करने लगा। फिर वह चारों वहां से जाने लगे। तो सिया शांत भाव से बोली, रुको, अपने उस दोस्त के लिए गिफ्ट तो लेकर जाओ। चारों ने जैसे सिया की बात सुन तो वो सिया को कंफ्यूजन से देखने लगे। तो सिया ने शिवम को इशारा किया, तो शिवम ने आगे बढ़ाकर उन्हें पेपर दे दिए, जिसे देखकर वह सिया को कंफ्यूजन से देखने लगी। तो सिया तिरछा मुस्कुराने लगी। सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, कह देना अपने दोस्त को ये गिफ्ट है मेरा उसके लिए। ये सुनकर ऋषि ने पेपर्स लिए और बाहर चला गया। उसके पीछे अयान और ईशान भी चले गए। वैभव ने एक नजर सिया को देखा, जिसके हाथों से खून निकल रहा था, पर सिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब चारों वहां से चले गए तो सिया ने गहरी सांस ली। तभी तीनों लड़कियां उसकी तरफ भाग कर आई। कशिश ने फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लिया और सिया के हाथों पर दवाई लगाने लगी, पर मजाल हो सिया ने एक उफ भी की हो। तभी कशिश बोली, सिया, तुझे दर्द नहीं होता और क्या जरूरत थी टेबल पर हाथ मारने की? ये सुनकर सिया शांत भाव से बोली, दर्द उसे होता है जो जिंदा हो, मुझे तो राघव ने मार ही दिया है। ये सुनकर कशिश, वंशिका और शिवानी तीनों सिया को दुख से देखने लगी। फिर सिया खड़ी होकर बोली, मुझे किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए, और हाँ, अगर तुम तीनों को उनसे मोहब्बत है तो तुम जा सकती हो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो तीनों हैरानी से सिया को देखने लगी। तो सिया ने तीनों की आंखों में सर्द भाव से देखा और बोली,
मुझे पता है तुम तीनों उनसे मोहब्बत करती हो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यह मेरी जंग है तो मैं खुद लड़ सकती हूँ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम सबसे यह बात पहले भी कही थी और अभी कह रही हूँ कि वापस चली जाओ। तीनों ने जैसे ही सिया की बात सुन तो तीनों हैरानी से सिया को देखने लगी। तभी शिवानी आगे आकर बोली, सिया ये तुम कैसे कह सकती हो? जब हम वहां से आए तो हमने तुमसे वादा किया था कि हम सब साथ में लड़ेंगे। ये सुनकर सिया ने शांत भाव से शिवानी को देखा और शांत भाव से बोली, शिवानी मेरी जंग राघव के साथ है। पर तुम तीनों के जंग का इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। उल्टा तुम तीनों तड़पोगी ही। तो इससे अच्छा कि तुम तीनों उनसे बात करो और उनके साथ रह लो। तभी वंशिका आगे आकर बोली, और तुम क्या करोगी? वंशिका की बात सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अकेले रहना सीख लिया है मैंने। इतना कहकर सिया अपने कमरे की तरफ चली गई। चारों सिया को जाते हुए देखने लगी। सिया कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। सिया ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। फिर सिया आकर बेड पर बैठकर और अपनी आंखों को बंद करे दर्द से मुस्कुराकर बोली, मोहब्बत की तड़प क्या होती है ये आपने हमें बता दिया। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया इस समय बालकनी में खड़ी हुई थी। इस समय सिया ने ढीला सा नाइट सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें एकदम शांत थी, पर आंखों में दर्द साफ दिख सकता था। सिया एकटक चांद को देख रही थी। सिया ने आंखें बंद कर तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी सिया के कानों में गाने के बोल पड़े, तो सिया भी दर्द से मुस्कुराते उसे गाने को गाने लगी। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा। रुख न किया उन गलियों का। मुझे अपना कोई ना मिला तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से। अब तो मैं दूर चला जिन गलियों में तेरी बातें हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। मैं था मुसाफिर राह का तेरी। तुझ तक मेरा था दायरा। मैं था मुसाफिर राह का तेरी। तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था महबर तेरा। खाना बदोश में अब ठहरा। खाना बदोश में अब ठहरा। छूता नहीं उन फूलों को जिन फूलों में तेरी खुशबू हो। रूठ गया उन ख्वाबों से जिन ख्वाबों में तेरा ख्वाब भी हो। कुछ भी न पाया मैंने सफर में। हो के सफर का मैं रह गया। कुछ भी न पाया मैंने सफर में। भीगते बारिश में बह गया। हो के सफर का मैं रह गया। कागज का बोशीदा घर था। भीगते बारिश में बह गया। देखूं नहीं उस चांदनी को जिसमें कि तेरी परछाई हो। दूर हूं मैं इन हवाओं से। ये हवा तुझे छू के भी आई ना हो। सिया दर्द से गा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सिया के सामने राघव के साथ बिताए गए हर पल एक मूवी की तरह चलने लगे। इसी तरह गाना खत्म हुआ। सिया ने अपनी आंखें खोली। फिर सिया कमरे में आकर लेट गई। वंशिका, कशिश और शिवानी एक साथ बैठे हुए थे। उनके कानों में भी सिया के गाने की आवाज पड़ रही थी। सिया की आवाज में दर्द वह साफ महसूस कर पा रही थी। दूसरी तरफ एक कमरे में वैभव, अयान, ऋषि और ईशान एक लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे। ईशान लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर चिढ़कर बोला, वो तो तुम्हारा दूसरा रूप लगती है कभी कभी। आज उसने पता है क्या किया है। सामने स्क्रीन पर राघव था जो सिगरेट के कक्ष ले रहा था। तभी ऋषि बोला, उसने टेबल पर अपना हाथ मारा और जानते हो उसके हाथ पूरे खून से सन चुके थे। राघव ने जैसे ये सुना तो उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसके दिमाग की एनएसी साफ दिखने लगी। तभी ऋषि शांत भाव से बोला, राघव तुम्हें जल्द वापस आना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम्हें आज उसे देखते ना तो तुम खुद उसे अपने आगोश में ले लेते। वह बहुत दर्द में है। तभी वैभव बोला, दर्द में होगी क्यों नहीं। अगर किसी को पता लगे कि उसके बाप को किसी ने इतने सालों से कैद किया है तो वह गुस्सा ही करेगा ना। ये सुनकर तीनों चुप हो गए और फिर अयान भी शांत भाव से बोला, जब उसे पता चले कि उसके दो दोस्त भी उसके सबसे बड़े दुश्मन से कब के मिले हुए थे तो उसे तो दुख होगा ही ना। ये सुनकर ईशान ने गहरी सांस ली, फिर बोला,
राघव वैसे उसने तेरे लिए गिफ्ट भिजवाया है। राघव ने जैसे ये सुना वह ईशान को देखने लगा तो ईशान ने पेपर्स का लिफाफा राघव के सामने किया। तो राघव ने पेपर्स को खोलने का इशारा किया तो ईशान ने वह पेपर का लिफाफा खोल दिया और राघव की स्क्रीन के सामने कर दिया। राघव ने जैसे वह पेपर देखे तो उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। राघव ने गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राघव की आंखें इस वक्त लाल थी। राघव ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें सिया की फोटो को देखने लगा। राघव ने सिया के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और एकदम जुनून से बोला, नहीं स्वीटहार्ट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना वरना ये राघव तबाही लाएगा। इतना कहकर राघव डेविल स्माइल करने लगा। फिर राघव डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोला, जुनून की जंग में कोई तो फना होगा पर कौन? स्वीटहार्ट कौन होगा फना इसमें? इतना कहकर राघव शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। एपिसोड 173 राघव उसे खुद से दूर कभी नहीं होने देगा। अब आगे राघव का इस तरह का रिएक्शन देखकर चारों ने कंफ्यूजन से लैपटॉप को देखा और फिर ईशान ने पेपर को लिया। जैसे ही उस पेपर को पढ़ तो हैरान रह गया। उस कागज को पढ़कर बाकी तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऋषि उन कागजों को देखकर बोला, डाइवोर्स पेपर। सिया राघव से डाइवोर्स लेना चाहती हैं। तभी अयान तिरछा मुस्कुराकर बोला, पर उसे क्या पता कि राघव उसे खुद से दूर कभी नहीं होने देगा। ये सुनकर तीनों चिंता में हो गए क्योंकि इसका मतलब साफ था कि सिया अब राघव से दूर जाना चाहती है जो किसी के लिए भी ठीक नहीं था। तभी कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। चारों होश में आए तो एक लड़की जो 25 साल की होगी वह अंदर आई और चारों के सामने कॉफी के कप रखते हुए बोली, सर कॉफी। ये सुनकर उन चारों ने अपना सिर हिला दिया। फिर वह लड़की एक नज़र सबको देखकर वहां से बाहर चली गई। तभी अयान ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे भाई तुझे क्या हो गया? अयान की बात से वैभव होश में आकर बोला, मुझे ये लड़की कुछ अजीब लगती है। ये सुनकर अयान मुंह बनाकर बोला, तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए तुझे लड़कियां अजीब ही लगती हैं। ये सुनकर वैभव ने उसे घूरा। फिर चारों आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ वैभव को कुछ अजीब लग रहा था तो वह रसोई की तरह आया। उसने देखा कि वह लड़की कुछ कर रही थी। वैभव जैसे ही उसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो देखा वह लड़की फोन पर कुछ टाइप कर रही थी। ये देखकर वैभव की आंखें की एकदम सर्द हो गई। फिर वैभव ने झटके से उस लड़की के कमर में हाथ डाला और उसे पकड़ लिया और दूसरे ही पल उसके फोन को लेकर अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर वह लड़की हैरानी से वैभव को देखने लगी। फिर तभी वैभव ने झटके से उस लड़के को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर एकदम सर्द आवाज में बोला, ये सब क्या है? तुम किसको मैसेज कर रही थी? वैभव की सर्द आवाज सुनकर वो लड़की डर गई। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो वैभव ने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। खुद बेहद ही खतरनाक तरीके से उसके करीब होकर बोला, बेबी जल्दी जवाब दो वरना। इतना कहकर वैभव उस लड़की को देखकर तिरछा मुस्कुराने लगा तो उस लड़की की बोलती ही बंद हो गई। तभी वैभव उस लड़की के होठों के करीब होकर स्मर्क करते हुए बोला, बता रही हो या कुछ करूं मैं? ये सुनकर उस लड़की की हवा टाइट हो गई। तभी वह लड़की हकलाते हुए बोली, अरे साहब हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो अपने दोस्त से बात कर रहे थे। ये सुनकर वैभव ने उसे लड़की को घूर कर देखा और फिर उसके फोन को चेक करने लगा। तो सच में वो अपनी सहेली से ही बातें कर रही थी। ये देखकर वैभव की आंखें सर्द हो गई। फिर वैभव ने उस लड़की को छोड़ तो लड़की ने चैन की सांस ली। फिर वैभव ने उसे फोन दिया और गुस्से से बोला, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो वादा करता हूँ छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तभी रसोई में अयान आया। उसने जैसे ही वैभव और उस लड़की को देखा तो वह फटाफट दोनों के बीच आया और उसे लड़की को वैभव से दूर करते हुए बोला, अरे वैभव क्या कर रहा है तू रानी के साथ? हाँ, उस लड़की का नाम रानी था। ये सुनकर वैभव ने रानी को घूर कर देखा और अयान को देखकर बोला, कुछ नहीं पानी चाहिए था। इतना कहकर वैभव वहां से चला गया।
वैभव की बात सुनकर आयन कंफ्यूजन से रानी को देखने लगा और बोला, रानी यह क्या कर रहा था? तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था ना? ये सुनकर रानी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, पता नहीं साहब उन्हें क्या हुआ। एकदम से आए और पीछे से कमर को पकड़ लिए, हम तो डर ही गए थे। ये सुनकर अयान बोला, कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो और जाकर आराम करो। इतना कहकर अयान वहां से चला गया। जैसे ही रानी ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। फिर रानी ने अपने फोन को देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे साहब यह माही है, किसी के हाथ नहीं आती है। जब तक पकड़ोगे तब तक तड़पोगे। इतना कह माही मुस्कुराने लगी। फिर माही चुपचाप बाहर आई और अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। इसी तरह रात बीत गई। अगली सुबह सिया तैयार हुई और सबसे पहले अस्पताल गई और वहां कुछ टेस्ट करवाए। सिया के सामने एक डॉक्टर लेडी बैठे हुए थे। उस डॉक्टर ने सिया को देखा और बोले, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बाकी आप ठीक है और आपके। वो डॉक्टर आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिया ने उन्हें घूरा। तो डॉक्टर चुप हो गई। फिर सिया सर्द आवाज में बोली, डॉक्टर यह बात बाहर ना जाए। ये सुनकर वह डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी, आप आराम से जाएं। इतना सुनकर सिया वहां से बाहर आ गई। तो ये देखकर उस डॉक्टर ने किसी को फोन मिलाया। पर तभी उस डॉक्टर की हवा टाइट हो गई, क्योंकि उसे डॉक्टर के सामने सिया बैठी हुई थी और डॉक्टर पर बंदूक तानी हुई थी। उधर से कॉल पिक हुई तो सिया ने इशारे से बात करने को कहा। ये देखकर डॉक्टर फोन पर बोली, हेलो बॉस जी, वो यहाँ से जा चुके हैं। जी। जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। वह बस ऐसे ही आई थी, थोड़ा उनको ठीक फील नहीं हो रहा था तो वो चेक कराने आई थी। इतना कहकर डॉक्टर ने फोन कट कर दिया और हैरानी से अपने सामने बैठी सिया को देखने लगी जिसके हाथों में गन थी। फिर सिया ने डॉक्टर को देखकर डेविल स्माइल की और बोली, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक प्लेवे में और एक 5th क्लास में। चुपचाप अपनी जुबान बंद रखना वरना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह डॉक्टर डर जाती है और सिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे मार देंगे। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी सुरक्षा मेरा जिम्मा, पर यह बात बाहर न जाए। इतना कहकर सिया बाहर चले गई। ये देखकर उस डॉक्टर ने चैन की सांस ली और पानी पीने लगी। फिर सिया वहां से सीधा एक घर में गई। वह घर मामूली सा था। सिया उस घर के अंदर गई और फिर एक कमरे में गई, जहां पर एक शख्स बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर सिया उस शख्स के पास जाकर उसे गले लगाकर बोली, पापा कैसे हैं आप? जी हाँ, सामने कोई और नहीं देवराज जी बैठे हुए थे। देवराज जी ने सिया को गले लगाया, बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ पापा, और राजीव अंकल कहाँ है? ये सुनकर तभी राजीव जी पीछे से आते हुए बोले, कुछ नहीं, बस नाश्ता बना रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया उदास होकर बोली, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको यहाँ रहना पड़ रहा है और मैं कोई काम वाली भी नहीं लगा सकती। ये सुनकर राजीव जी ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बोले, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है बच्चे, बस तुम अपनी मम्मी को ढूंढो ताकि हम राघव का सारा खेल सबके सामने साबित कर सके। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और वही कुर्सी पर बैठकर बोली, यही तो नहीं हो रहा ना अंकल, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि राघव ने मम्मी को रखा कहाँ है। जब तक मुझे माँ के बारे में नहीं पता लग जाता मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती। ये सुनकर राजीव जी बोले, ये तो हम जानते हैं बच्चे। तभी सिया ने देखा कि देवराज जी कुछ चिंता में डूबे हुए हैं। ये देखकर सिया बोली, क्या हुआ पापा? देवराज जी ने सिया को देखा, फिर बोले, देख रहा हूँ मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। आज तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं, वरना हमें लगा नहीं था कि हम उसके चंगुल से बच भी पाएंगे। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, वह तो चाचू का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे राघव के प्लान के बारे में बताया था, वरना मैं तो आपको कभी ढूंढ ही नहीं पाती। उद्धरण चिन्ह। तभी देशराज जी अंदर आते हुए बोले,
ऐसे कैसे नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि राघव यहाँ से जाए। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, राघव को भुगतना होगा पापा, उसने बहुत कुछ गलत किया है। ये सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, पर उन तीनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर देशराज जी ने गहरी सांस ली और सिया के पास बैठकर बोले, पर बेटा तुम कैसे लड़ सकती हो उसके साथ, वह तुम्हारा पति है। ये सुनकर सिया ने अपनी लाल आंखों से देशराज जी को देखा, फिर बोली, तो राजीव अंकल भी उनके पापा थे ना चाचू? तो बस अब बात खत्म, अब आप लोग मुझे उसे माफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इतना कहकर सिया कुर्सी से उठकर बोली, अब मैं चलती हूँ, अगर ज्यादा देर यहाँ रुकी तो किसी को शक हो सकता है। इतना कहकर सिया वहां से चली गई। सिया इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी और सोचने लगी कि कैसे उसे अपने पापा के बारे में पता लगा था। सिया ने अपनी आंखें बंद करी और सोचने लगी। फ्लैशबैक। 6 महीने पहले सिया आराम से घर पर रह रही थी। राघव को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। पर तभी एक सुबह देशराज जी राठौर मेंशन आए और मुस्कुराकर सबसे मिल रहे थे। सिया ने जैसे ये देखा तो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और देशराज जी के गले लगी। तो देशराज जी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कैसी हैं आप? ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ बड़दी, पर आप कैसे हो? ये सुनकर देशराज जी मुस्कुराकर बोले, मैं भी ठीक हूँ सिया, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कहीं अलग जगह। ये सुनकर सिया ने देशराज जी को देखा और बोली, क्यों नहीं? फिर सिया ने निर्मला जी की तरफ देखा और बोली, दादी माँ मैं उनके साथ चली जाओ। निर्मला जी ने सिया को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बच्चे, वैसे भी राघव के बिना आपका मन भी नहीं लग रहा है, तो इनके साथ जाए घुमाए, आपका मन भी लग जाएगा। ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए देशराज जी के साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक जगह आकर रुके। सिया ने अपने सामने घर को देखा तो सिया देशराज जी को कंफ्यूजन से देखने लगी। तो देशराज जी ने सिया को गाड़ी से उतरने का इशारा किया, तो सिया उतर गई, फिर बोली, बड़ी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर देशराज जी ने सिया को देखा, फिर बोले, तुम्हें कुछ दिखाना है सिया? इतना कहकर देशराज जी घर के अंदर ले गए। फिर सिया भी उनके साथ अंदर चली गई। पर अपने सामने का नजारा देखकर सिया की आंखें फटी के फटी रह गई। सिया की आंखों से बेहिसाब आंसू निकलने लगे। सिया के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर तभी सिया अचानक से बेहोश हो गई। सामने खड़े शख्स ने जब ये देखा तो उसने सिया को थाम लिया। एपिसोड 174 राघव सिंह राठौर, आपके जुनून में हम फना होंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने। अब आगे। थोड़ी देर बाद सिया को होश आया तो पाया कि वह सोफे पर लेटी हुई है। ये देखकर सिया उठकर बैठ गई और अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी। सिया को विश्वास नहीं हो रहा था। सिया ने कांपते हुए हाथों से सामने बैठे हुए शख्स का चेहरा छुआ। सिया को जब विश्वास हो गया तो वो रोने लगी। ये देखकर वो शख्स ने मुस्कुराते हुए सिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, नहीं मेरे बच्चे, आप तो मेरी प्रिंसेस हैं ना, ऐसे नहीं रोते हैं। ये सुनकर सिया ने उस शख्स को कस के गले लगा लिया, फिर बोली, पापा पापा आप कैसे हो? आप कहाँ थे अब तक? आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की। हाँ, सामने कोई और नहीं देवराज जी बैठे हुए थे। देवराज जी ने भी सिया को गले लगा लिए और बोले, हाँ मेरी बच्ची, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये सुनकर सिया ने और भी कसकर देवराज जी को पकड़ लिया और बोली, हाँ पापा, अब मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। फिर सिया की नजर पास में ही बैठे हुए राजीव जी पर चली गई। सिया ने उन्हें भी गले लगाया। अब वहां का माहौल शांत था। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे राघव को फोन करना चाहिए। उसे पता लगेगा कि आप दोनों मिल चुके हैं, वह बहुत खुश होगा। इतना कहकर सिया जैसे ही फोन उठाकर राघव को फोन करने को हुई, उससे पहले देशराज जी बोले, सिया अभी रुक जाओ। ये सुनकर सिया कंफ्यूजन से देशराज जी को देखने लगी। सिया को रुक हुआ देखा कर देशराज जी शांत भाव से बोले,
सिया इन सब के पीछे राघव का हाथ था। सिया ने जैसे ये सुना तो वह गुस्से से उबलने लगी और देशराज जी को देखकर थोड़ी ऊंचे आवाज में बोली, बड्डी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप समझ भी रहे क्या है? ये राजीव अंकल राघव के पापा है और मेरे पापा को तो राघव अपना आइडल मानता है और वह इनको अपने पास क्यों रखेगा? उल्टा वह तो इन्हें ढूंढ रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सुनकर तीनों ने गहरी सांस ली। तभी राजीव जी बोले, सिया सही सोच रही हो तुम कि एक बेटा कैसे अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है। पर उसने किया है। ये जो तुम हम पर जख्मों के निशान देख रही हो उसने ही हमें टॉर्चर किया है। ये सुनकर सिया कंफ्यूजन से राजीव जी को देखने लगी। तभी देवराज जी बोले, उसने हम अपने पास कैद करके रखा हुआ था। हम घर पर ही आ रहे थे सबसे मिलने, पर उससे पहले ही उसने हमें किडनैप कर लिया और हमें टॉर्चर करने लगा। जब हम कहते हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा तो वह कहता कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वह तुम्हें अपना जुनून बोलता है सिया। ये सब सुनकर सिया का दिमाग सुन्न हो रहा था। तभी राजीव जी बोले, हमें पता है बेटा तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो। तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा, पर ये देखो। इतना कहकर राजीव जी ने अपने सामने एक वीडियो चला दी, जिसमें राघव डेविल मोड में बैठा हुआ था और देवराज जी और राजीव जी को टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर देवराज जी ने सिया को संभाला और बोले, बेटा हम तो तुम्हारे सामने कब का आने चाहते थे, पर राघव की वजह से दूर रह रहे थे। पर जैसे ही हमें सब पता चला तो हमने देशराज जी को तुम्हें लेने के लिए भेज दिया। ये सुनकर सिया चुप हो गई। तभी देवराज जी बोले, वैसे ये तुम्हारे चाचू हैं? ये सुनकर सिया हैरान हो गई। फिर सिया ने देवराज जी को कस के गले लगा लिया और बोली, क्यों पापा, क्यों हर बार में ही क्यों? मैंने तो अपना सब कुछ उसे दे दिया ना। फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों उसने मुझे आपसे दूर रखा? ये सुनकर तीनों के चेहरे मुरझा गए। देवराज जी सिया को संभालते हुए बोले, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा सिया। तुम माफिया क्वीन हो, तुम देवराज की बेटी हो, समझी? इस तरह से टूटना तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये सुनकर सिया चुप हो गई और बोली, मैं उस राघव को छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर सिया उठकर बाहर जाने को हुई तो उससे पहले देवराज जी बोले, रुक जाओ सिया, अगर तुम इस तरह करोगे तो अपनी माँ के लिए खतरा पैदा करोगी। ये सुनकर सिया रुक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सिया बोली, पर पापा मम्मी होगी कहाँ? ये सुनकर देवराज जी ने सिया को देखा और बोले, तुम्हें पता होगा सिया, हमने पता लगाया है कि तुम निधि से मिली थी। यो याद करो करो, वो कौन सी जगह थी? ये सुनकर सिया एक पल के लिए शांत हो गई। फिर बोली, नहीं पापा मुझे नहीं पता, क्योंकि वह जगह ही अलग थे, बहुत अलग, बहुत सीक्रेट टाइप थी। ये सुनकर तीनों शांत हो गए। तभी सिया खड़ी होकर बोली, खेल उन्होंने शुरू किया है तो खत्म भी वही करेंगे। पापा इस बार हार या जीत नहीं होगी, सिर्फ मौत होगी। इतना कहकर सिया वहां से उठकर बाहर चली गई। फ्लैशबैक खत्म। तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा, जिससे सिया होश में आई। सिया ने सामने देखा तो उसके सामने ही एक मंदिर था। ये देखकर सिया ने ड्राइवर को बोला, गाड़ी रोको। तो ड्राइवर ने साइड में गाड़ी रोक दी। ये देखकर सिया गाड़ी से उतरी और अपने स्कार्फ से सर ढक लिया। फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल इस समय बहुत भरा हुआ था। फिर सिया अंदर गई, अपने सामने कृष्ण जी की मूर्ति को देखा। फिर बोली, कान्हा ये कैसी लीला है तेरी? तुमने तो कहा था मोहब्बत सुकून देती है, पर मुझे तो हर वक्त कांटे मिल रहे हैं। हर वक्त हर मोड़ पर यह एहसास हो रहा है कि मैंने मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, या मेरे अंदर ही कोई खोट है जो मुझसे कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि जो भी मेरे करीब आता है वह मुझसे दूर चला जाता है? इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसके सामने राघव का चेहरा छाने लगा। ये देखकर सिया ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली और बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा कान्हा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? हर एक कदम पर इम्तिहान देना पड़ रहा है। एक तरफ राघव है जिसे मैं जानती हूँ, उसे हवस नहीं थी, उसे मोहब्बत थी मुझसे, फिर यह सब क्यों?
दूसरी तरफ मेरे पापा, उनके जख्म सब गवाही दे रहे हैं। कान्हा, एक बार मेरी मदद कर दो, मुझे इस उलझन से निकालो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पंडित जी वहां आए और सिया को प्रसाद देते हुए बोले, बेटा, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कई बार जिसमें हम जी रहे होते हैं वह वहम होता है जो तुम्हारे दुश्मन रचते हैं। एक बार दिल की आंखों से देखना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये सुनकर सिया ने मुस्कुरा कर अपनी आंखें खोली और बोली, अगली बार आऊंगी ना तो मुस्कुरा कर आऊंगी, दुख सुनाने नहीं। इतना कहकर सिया ने प्रसाद लिया और वहां से बाहर आ गई। फिर सिया गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। सिया ने उसे घर को देखा और गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। अंदर 4 लड़के बैठे हुए थे। सभी एक दूसरे से सीरियस होकर बातें कर रहे थे। तभी एक की नजर सिया पर चली गई तो वह हैरान होकर सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया मुस्कुराकर अंदर आई और बोली, स्वागत नहीं करोगे? सिया की आवाज सुनकर बाकी तीनों भी सिया को देखने लगे। सामने खड़ा शख्स होश में आया और सिया को देखकर बोला, सिया, तुम यहाँ? फिर सिया मुस्कुराकर आगे आई और वही लगे सोफे पर बैठकर बोली, बात करने आई हूँ तुम चारों से। सामने कोई और नहीं, अयान, ऋषि, ईशान और वैभव बैठे हुए थे। ये सुनकर चारों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर सिया ने उन्हें देखा और बोली, बात करोगे या मैं जाऊं? ये सुनकर सभी ने दूसरे को देखा। फिर ऋषि शांत भाव से बोला, बोलो सिया, क्या बात करनी है? हम तो अभी भी वही है जो पहले थे, तुम ही बदल गई हो। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर सामने रसोई से झांकती हुए एक लड़की को देखकर बोली, मेरे लिए जूस लेकर आना और इनके लिए काफी। ये सुनकर चारों हैरानी से सिया को देखने लगे, क्योंकि यह तो उनका फर्ज था। पर सिया खुद ही बोल रही थी। तभी ईशान बोला, पर तुम तो चाय लवत ही ना। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी वह लड़की जूस लेकर आई और सिया के सामने कर दिया। तो सिया उसका एक सीप लेकर बोली, वह क्या है ना, समय के साथ कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं, वरना सेहत के लिए खतरनाक हो जाती हैं, क्यों? इतना कहकर सिया ने जो जूस के गिलास को अपने होठों से लगा लिया। फिर वह लड़की थोड़ी देर बाद दोबारा आई और कॉफी के कप उन चारों के सामने रख दिए। अब वहां पर एकदम शांति थी। तभी सिया शांति को तोड़ते हुए बोली, वह वापस कब आ रहे हैं? ये सुनकर चारों सिया को देखने लगे। तो वैभव बोला, पता नहीं, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता, हमें बाद में ही पता लगता है। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, बेशक कोई शक नहीं है, आखिर मैं उसकी पत्नी होकर नहीं पता कर पाई तो तुम तो फिर भी दूर रहते थे। ये सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सिया ने चारों को देखा और बोली, तुम तीनों उन तीनों से प्यार करते हो ना? ये सुनकर ऋषि, ईशान और अयान तीनों सिया को हैरानी से देखने लगे। तो सिया ने उन तीनों को देखा और बोली, जहां प्यार से काम बनता हो वहां गोलियां चलाना मुझे पसंद नहीं है। पर तुम लोग आते ही जबरदस्ती हो मेरे घर में तो मुझे इस तरह तुम्हें भागना ही पड़ता था। खैर बोलो, फिर करते हो प्यार उन तीनों से? ये सुनकर तीनों हैरानी से सिया को देखने लगे। तभी अयान बोला, कोई शक नहीं है इसमें, हम उनको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, ओके, मान लो कल को राघव और उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, तो किसे चुनोगे? गोली चलाने वाला सामने खड़ा है और एक साइड राघव है तो एक साइड तुम्हारी मोहब्बत। गोली चलेगी तो किस चुनोगे, मोहब्बत या राघव? ये सुनकर वह तीनों के भाव एकदम सर्द हो गए। तभी ऋषि सिया को देखकर बोला, ये कैसी बकवास बातें कर रही हो सिया? सिया जूस का सीप लेती हुई बोली, बकवास नहीं, सच है, ऐसा हो सकता है तो बताओ। ये सुनकर तीनों ने सिया को देखा और एकदम सर्द भाव से बोलो, वह गोलियां दोनों में से किसी को नहीं लगेगी क्योंकि वह गोली सीधा हमें लगेगी। ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब अपनी दोस्त और अपनी मोहब्बत में से तुमने दोनों को चुना है। कमाल है।
चलो मेरे एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर सिया चारों तरफ देखते हुए बोली, कैमरे तो उसने लगाए होंगे यहाँ पर भी और मुझे देख भी रहा होगा। वैसे उसका कोई विश्वास नहीं है, क्या पता मेरे घर में भी कैमरा लगवाए हुए हो। इतना कहकर सिया चुप हो गई। फिर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं उन तीनों से बात करूंगी और अगर वह तीनों मान जाती हैं तो तुम तीनों की उनसे शादी करवाऊंगी। पर मुझे एक वादा चाहिए कि तुम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उसी तरह नहीं तड़पाओगे। जिस तरह मैं दिन रात मर रही हूँ, तुम उन्हें उस तरह नहीं मारोगे। तुम में कोई राज नहीं होगा। अपने पति पत्नी के रिश्ते को अपने दिल से निभाओगे। ये सुनकर वह तीनों सिया को देखने लगे, तो सिया की आंखों में उन्हें एक दर्द दिखा, जिसे देखकर उन तीनों ने अपनी नजर झुका ली। तभी तीनों एक साथ बोले, हम उनका ख्याल रखेंगे सिया। हमें उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये वादा करते हैं हम। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और बोली, अच्छी बात है, चलती हूँ। इतना कहकर सिया ने एक बार रानी को देखा और फिर वहां से बाहर चली गई। सिया गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सर सीट से टिका लिया और खुद से दर्द से मुस्कुराकर बोली, राघव सिंह राठौर, आपके जुनून में हम फना होंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने। अब आगे क्या होगा? क्या राघव का जुनून कर देगा सिया को फना? एपिसोड 175। अभी तो पूरी शाम बाकी है बेबी और तुम्हारी धड़कन अभी से बढ़ रही है, तो सोचो आगे क्या होगा। अब आगे। सिया अब घर आ चुकी थी। सिया जैसे ही घर के अंदर आई वैसे ही उसने देखा वंशिका, कशिश, शिवानी और शिवम चारों चिंता में बैठे हुए हैं। ये देखकर सिया अंदर आते हुए बोली, तुम चारों को क्या हुआ? कौन सी चिंता खाए जा रही है तुम चारों को? सिया की आवाज सुनकर सब सिया को देखने लगे। सिया को देखकर वंशिका गुस्से से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, तुम कहाँ चले जाती हो सिया? हमें बताती भी नहीं हो। तुम पहले से ही इतनी कमजोर हो और अब इस तरह की हरकतें कर रही हो। तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारी चिंता में ऊपर चले जाएं? वंशिका की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए आगे आई और सोफे पर बैठकर बोली, रिलैक्स वंशिका रिलैक्स, इतना गुस्सा तो मैं नहीं करती। तभी शिवानी बोली, हाँ तुम गुस्सा कहाँ करती हो, सिर्फ टेबल तोड़ती हो, खुद को नुकसान पहुंचाती हो। ये सुनकर सिया शांत हुई और तीनों को देखने लगी। तभी कशिश शांत भाव से बोली, सिया तुम कहाँ गई थी? ये सुनकर सिया ने कशिश को देखा और फिर तीनों को देखकर बोली, तुम तीनों को उनसे एक बार मिलना होगा, एक बार उनसे बात करो। ये सुनकर तीनों लड़कियां कंफ्यूजन से सिया को देखने लगी। तो सिया गहरी सांस लेकर बोली, वो तुम तीनों से बहुत मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ एक बार मिलती है लाइफ में। मुझे लगता है तुम तीनों को उन्हें एक बार चांस देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर तीनों हैरानी से सिया को देखने लगे। शिवम भी शांत भाव से सिया को देख रहा था। तभी सिया बोली, मेरा और राघव का मैटर अलग है। ये तुम तीनों भी जानती और मैं भी। मुझे ये भी नहीं पता कि इस बार कौन गलत होगा, मैं या राघव। पर अगर इस बार मैं गलत हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और अगर राघव गलत हुआ तो भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें भी मेरी ही गलती होगी कि क्यों मैंने ऐसे इंसान पर विश्वास किया। इतना कहकर सिया चुप हो गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरा और राघव का क्या होगा यह वक्त तय करेगा। पर तुम तीनों को दिमाग से फैसला लेना है। उन तीनों की आंखों में मैंने तुम तीनों के लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो तीनों तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान को भी दांव पर लगा सकते हैं। इतना कहकर सिया चुप हो गई और उन तीनों लड़कियों को शांत भाव से देखने लगी। तभी कशिश बोली, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है, डराया है? तो सिया, हम डरेंगे नहीं, हम डटकर उनका सामना करेंगे। ये सुनकर सिया ने तिरछा मुस्कुराकर कशिश को देखा, फिर बोली, अभी भी कुछ खोने को है मेरे पास कशिश। ये सुनकर तीनों चुप हो गई। सिया ने तीनों को देखा और बोली, एक बार दिल की नजरों से देखना, सब कुछ साफ नजर आएगा और हाँ, वह शाम को तुम तीनों को लेने आएंगे। एक बार उनसे मिल लो, नहीं बात बनी तो वापस आ जाना।
मैं कौन सा यहाँ से भाग रही हूँ। इतना कहकर सिया चुप हो गई। तभी कशिश बोली, वैसे तुम ठीक हो ना सिया? आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है और तुम आजकल इतने ढीले कपड़े क्यों डालती हो? ये देखकर शिवम भी बोला, हाँ सिया तुम बहुत बदल रही हो। तुम्हें पता है तुम कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा फैसला क्या होगा मुझे बता देना। इतना कहकर सिया वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देखकर चारों सिया को देखने लगे। इसी तरह शाम का समय हो गया। कशिश का कैमा। कशिश ने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। उसे सिया ने यही पहनने के लिए बोला था। कशिश को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने 6 महीने में ऋषि को अच्छे से तंग किया था। कशिश ने एक बार खुद को शीशे में देखा तो खुद को देखकर ही थोड़ा सा ठिठक गई। कशिश अपने होठों को काटते हुए खुद से बोली, हे भगवान आज क्या करेंगे वह मेरे साथ। वह तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर कशिश इधर से उधर कमरे के चक्कर लगाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वंशिका का कमरा। वंशिका ने इस वक्त एक शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी, रेड कलर की, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वंशिका खुद के नाखूनों को खाते हुए खुद से बोली, तू टेंशन मत ले। तो क्या हुआ है, तो वो चिलगोजाही, पर आखिरी बार तो उसने। इतना कहकर वंशिका चुप हो गई। वंशिका को ईशान का किया हुआ बर्ताव याद आ गया। वो याद कर उसकी धड़कनें बढ़ गई। फिर वंशिका ने खुद को हिम्मत दी और बोली, कुछ नहीं करेगा वो। इतना कहकर वंशिका खुद को ही हिम्मत देने लगी। तीसरी तरफ शिवानी का कमरा। शिवानी ने इस वक्त एक लॉन्ग ड्रेस डाली हुई थी। शिवानी उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। शिवानी बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, हे भगवान वह तो सबके सामने ही नहीं छोड़ते और अकेले में तो आज मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अपने वाले के बारे में सोच सोच कर ही तीनों की हालत खराब हो रही थी। इसी तरह दरवाजे पर बेल बजी, जिसे सुनकर तीनों के ही धड़कने बुलेट ट्रेन से तेज चलने लगी। एक नौकर उन तीनों को बुलाने आया। तीनों फिर अपने कमरे से निकली और गहरी सांस लेकर चलने लगी। तभी तीनों के नजर सामने सोफे पर बैठे अपने अपने वाले पर चली गई। कशिश ने जैसे ही ऋषि को देखा तो उसकी धड़कनें मानो थम गई, क्योंकि ऋषि बेहद कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। कशिश ज्यादा देर तक ऋषि की आंखों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये देखकर ऋषि खुद से ही मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईशान तो वंशिका को घूर रहा था। दोनों की आंखों ही आंखों में लड़ाई चल रही थी। पर तभी ईशान ने वंशिका को आंख मार दी, जिसे देखकर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़े हो गई। फिर वंशिका ने अपनी नजरें ईशान से हटा ली। और यहाँ तीसरी तरफ तो अयान ने शिवानी को देखा ही नहीं था। ये देखकर शिवानी को थोड़ा सा बुरा लगा, पर फिर शिवानी ने अपने ख्यालों को झटका। तभी सिया बोली, जिस तीनों होश में आई। सिया शांत भाव से बोली, आ जाओ तुम तीनों। ये सुनकर तीनों ही नीचे आ गई। फिर सिया ने ऋषि, अयान और ईशान को देखा और शांत भाव से बोली, उम्मीद करती हूँ कि तुम तीनों मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे और हाँ समय पर इन्हें घर भी पहुंचा देना। ये सुनकर तीनों ने हामी भरी। फिर ऋषि अपनी जगह से उठा और कशिश के सामने आकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे किया। तो कशिश ने एक नजर ऋषि को देखा, फिर एक नजर सिया को। तो सिया ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर कशिश ने ऋषि के हाथों में हाथ रख दिया। तो ऋषि कशिश के साथ घर से बाहर आ गया। ईशान भी वंशिका के पास आया, पर उसने पूछा नहीं बल्कि उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। ये देखकर सिया ने अपना सरना में हिला दिया। तभी अयान चलकर शिवानी के पास आया। उसने आंखों से ही शिवानी को चलने को कहा तो शिवानी उसके साथ चलने लगी। उन तीनों के जाने के बाद शिवम घर के अंदर आया और बोला, वह तीनों बाहर आए थे, क्या वह चली गई उनके साथ? ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, खेल खेलने का बहुत शौक है ना, तो मैंने भी खेल खेल दिया। ये सुनकर शिवम सिया को हैरानी से देखने लगा। तो सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, एक तीर से दो निशाने हो गए। इनको एक बार अपनी मोहब्बत को परखने का मौका दिया है और दूसरी तरफ
इतना कहकर सिया चुप हो गई और शिवम को तिरछा मुस्कुरा कर देखने लगी। तो शिवम हैरान होकर बोला, वैसे ना तुम बिल्कुल उसकी तरह हो रही हो। वह भी तुम्हारी तरह ही करता था। ये सुनकर सिया खड़ी हुई और बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, डिनर साथ में करेंगे। इतना कहकर सिया अपने कमरे की तरफ चली गई। ये सुनकर शिवम ने गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक शख्स बहुत जुनून से लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। उस लैपटॉप में फुटेज सिया के हाल की थी। राघव उसे देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीटहार्ट बहुत चालाक हो तुम, पर कोई नहीं, मेरी बीवी हो तो इतना तो चलता है। गेम बहुत अच्छा खेलने लगी हो। चलो खेलने भी चाहिए। पर स्वीटहार्ट तुमने बहुत बड़ी गलती की है, खुद को चोट पहुंचाकर, और इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। इतना कहकर राघव देवल स्माइल करने लगा। वही तीसरी तरफ सभी अपनी वाली के साथ गाड़ियों में बैठे हुए थे। तीनों की ही कर का माहौल एकदम शांत था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऋषि की कार में कशिश अपने उंगलियों में उंगलियां फंसाए हुए नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। ये देखकर ऋषि हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, डर लग रहा है जान। ये देखकर ऋषि हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, डर लग रहा है जान। ये सुनकर कशिश ने नजर उठाकर ऋषि को देखा तो पाया कि वह उसे देख रहा है। ये देखकर कशिश ने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। ये देखकर ऋषि तिरछा मुस्कुराकर बोला, लगना चाहिए जान, आखिरकार तुमने मुझे इतना तड़पाया है तो सोचो आज रात मैं क्या करूंगा। ये सुनकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, सिया आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर ऋषि तिरछा मुस्कुराकर बोला, जब तक सिया को कुछ पता लगेगा तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा ना। इतना कहकर ऋषि शैतानी मुस्कुराहट लेकर कशिश को देखने लगा। तो कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान और वंशिका तो लड़े जा रहे थे। वंशिका ईशान को देखते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह लाने की। ऋषि को देखा कितने प्यार से कशिश को हाथ दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशान भी गुस्से से बोला, तो कशिश ने भी कितने प्यार से उसके हाथों में हाथ दिया, और तुम्हारे आगे हाथ करता ना तो तुम तो मेरा हाथ ऐसे साइड करती जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। तो इसलिए खुद को बेइज्जत होने से बचा लिया समझी तुम। ये सुनकर वंशिका मुंह फुलाकर बोली, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, मुझे वापस घर जाना है। इतना कहकर वंशिका गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। तो ईशान ने झटके से कार को साइड में पार्क किया और वंशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और वंशिका की आंखों में देखकर एकदम सर्द आवाज में बोल, बेबी गलत कर रही हो, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत। तो सोचो आज शाम को मैं तुमसे किस तरह बदला लूंगा। इतना कहकर ईशान तिरछा मुस्कुराते हुए वंशिका को देखने लगा। तो वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी। तभी ईशान वंशिका के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बेबी वैसे आज तुमको ज्यादा ही हॉट लग रहे हो, एकदम फुल मील टाइप। ये सुनकर वंशिका की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फिर वंशिका ने ईशान के सीने पर हाथ रखे और खुद से दूर करते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर ईशान डेविल स्माइल करने लगा और वंशिका की आंखों में देखकर बोला, बेबी रिलैक्स। इतना कहकर ईशान ने वंशिका को कमर से कस के पकड़कर है खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर वंशिका के सांसें भारी होने लगी, जिसे ईशान भी महसूस कर पा रहा था। फिर ईशान वंशिका के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, अभी तो पूरी शाम बाकी है बेबी, और तुम्हारी धड़कन अभी से बढ़ रही है, तो सोचो आगे क्या होगा। ये सुनकर वंशिका ईशान को हैरानी से देखने लगी। तीसरी तरफ अयान की कार को एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और अयान और शिवानी पीछे बैठे हुए थे, और अयान ने अपने माथे पर उंगलियां रखी हुई थी और शिवानी उसे देखकर डर रही थी, क्योंकि अयान का शांत रहना मतलब तूफान आना। शिवानी एकदम डोर से सटकर बैठी हुई थी। गाड़ी अपनी मंजिल पर दौड़ रही थी, पर तभी अचानक अयान ने शिवानी को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और शिवानी को गुस्से से देखने लगा।
ये देखकर शिवानी की दिल की धड़कनें स्पीड से भागने लगी। उसे अब अयान से डर लग रहा था। फिर शिवानी ने अपने हाथों को बढ़ाया और अयान के सीने पर रखा ताकि दोनों में थोड़ा फासला बन सके। ये देखकर तो अयान का दिमाग बिल्कुल ही सटक गया। फिर अयान ने शिवानी की आंखों में देखा और एकदम खतरनाक स्माइल करके बोल, माय वाइल्ड कैट अब तड़प आया है तो इस तड़प को मिटाना भी होगा ना। इतना कहकर अयान ने शिवानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।